Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के वहाँ पे जो वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल्स हैं उनके द्वारा फॉर्मर पीएम हैं उनके एक्स्ट्राडिशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इंडिया और बांग्लादेश का जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके पर्सपेक्टिव से, तो 2013 के समय बोथ कंट्रीज के द्वारा जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको साइन किया गया था। बट आप देखिए कि उसी ट्रीटी का एक क्लोज है पॉलिटिकल पर्सन्स का जो एक्स्ट्राडिशन है उसके रिगार्डिंग में। अगर इंडिया के द्वारा कभी बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किया जाता है पॉलिटिकल पर्सन्स के एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग में, या बांग्लादेश के द्वारा इंडिया से रिक्वेस्ट किया जाए, तो आप देखिए कि अथॉरिटीज़ के द्वारा जो डिनाई है वो किया जा सकता है एक्स्ट्राडिशन को। कि पॉलिटिकल पर्सन्स का जो एक्स्ट्राडिशन है उसके डिनाई के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इंडिया और बांग्लादेश के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए अगस्त का जो मंथ है उस समय बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। बांग्लादेश का जो फॉर्मर पीएम है शेख हसीना मैम, वो इंडिया के लिए आ गए थे और आप देखिए उनके द्वारा जो शरण है वो कहाँ पे लिया गया था, हिंडन एयरबेस है वहाँ पे उनका जो प्लेन है वो लैंड किया था। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि जो हिंडन रिवर है वो किस रिवर का ट्राइब्यूटरी है, उसके बारे में आपको ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। इंडिया और बांग्लादेश के अगर हम बॉर्डर एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो 4096 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश का। आप देखिए कि हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके द्वारा बांग्लादेश से अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। एक आपको आसाम स्टेट है, आसाम के अलावा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल है, और आप देखिए कि हमारे 3 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर मिजोरम भी है, मिजोरम के द्वारा भी अपना एरिया शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ में। मिजोरम के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे मेघालय भी है और मेघालय के अलावा त्रिपुरा भी है। आप देखिए कि रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो हैवी रेनफॉल है वो रिसीव हुआ था। एक गुमती रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर अपना जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। और भी काफ़ी सारी रिवर हैं, एक फानी रिवर है जो भी वहाँ से फ्लो किया करती है। तो स्टूडेंट्स, गुमती रिवर के थ्रू जो हैवी रेनफॉल की वजह से हैवी जो लार्ज अमाउंट के अंदर जो वाटर है वो वहाँ पे रिलीज हुआ। तो आप देखिए कि बांग्लादेश के द्वारा जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे कि इंडिया के द्वारा जो वाटर है उसको रिलीज किया गया है। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा एलिगेशन को डिनाई किया गया कि हैवी रेनफॉल की वजह से इस तरीके का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हमने गुमती रिवर के बारे में रीड किया, ऑलरेडी इस टॉपिक को हम न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए कि ऐसा ही एक सिमिलर नेम का जो रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलता है गोमती रिवर। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, लखनऊ जिस रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है उस रिवर का जो नेम है वो गोमती है स्टूडेंट्स। तो ये इंडिया और बांग्लादेश का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और रिवर है जो सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू फ्लो किया करती है, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर का भी जो वाटर शेयरिंग है वो टॉपिक के अंदर में था। बांग्लादेश के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है उनके लीडर्स के द्वारा कहा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा जो तीस्ता रिवर है उसके वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया जाए। वेस्ट बंगाल एंड आसाम स्टेट के थ्रू वो जो रिवर है वो फ्लो किया करती है। अब आप देखिए कि जीएसटी काउंसिल के बारे में है। जीएसटी काउंसिल के अंदर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनके टैक्सेशन के रिगार्डिंग में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और जीएसटी काउंसिल का जब नेक्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा तो आप देखिए कि उस डिसीजन है उसको लिया जाएगा। स्टूडेंट, जीएसटी काउंसिल को हेड किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जीएसटी काउंसिल है उसको हेड किया जाता है। अब आपको यहाँ पे एक टॉपिक जरूर से रीड करना है, काफ़ी बार हम जीएसटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जीएसटी काउंसिल के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वहाँ पे स्टेट्स का किस तरीके से रोल है, क्या 2/3% जो वोटिंग राइट है वो स्टेट्स को है यहाँ पे किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग में। तो स्टेट्स का जो रोल है वो भी आपको पता होना चाहिए जीएसटी काउंसिल के अंदर में। क्या जीएसटी काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टूडेंट्स? तो आर्टिकल 279A के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। और आप देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के वहाँ पे डॉक्टर के अगेंस्ट में हीनियस क्राइम का जो केस है वो सामने आया था। डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल जो सेक्टर है उससे रिलेटेड पर्सन्स के द्वारा जो स्ट्राइक है उसको जो प्रोटेस्ट है उनको किया गया ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है स्टिल वहाँ पे रनिंग फेज के अंदर में है। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
डॉक्टर्स से उनका जो ड्यूटी है उसके परफॉर्म के बारे में कहा गया है कि अपना जो ड्यूटी है उसको कैरी आउट कीजिए। इस तरीके से आप पेशेंट्स हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो मेडिकल सेक्टर है वो असेंशियल सर्विस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे पुलिस है, डिफेंस सर्विस है, कभी भी इनके द्वारा जो आपको देखिए कि अपना जो ड्यूटी है उसको छोड़ के जो प्रोटेस्ट है वो नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जाएगा स्टूडेंट? क्योंकि असेंशियल सर्विस का पार्ट है किसी भी कंट्री के रनिंग के रिगार्डिंग में। जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर के अलावा आप देखिए कि जो कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है, जो हमारा हेल्थ का जो सेक्टर है, मेडिकल जो हमारे मेडिकल शॉप्स हैं, ये बेसिकली असेंशियल सर्विस का ये पार्ट है। कोविड-19 के समय भी आपने असेंशियल सर्विस के बारे में रीड किया होगा, कुछ ऐसी असेंशियल सर्विस जो इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के या ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग में, तो उनका जो वर्किंग प्रोसेस है आपको इमरजेंसी के समय भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप देखिए कि बेंगलोर के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट न्यूज़ है बेंगलुरु के पर्सपेक्टिव से। बेंगलुरु के वहाँ पे सिचुएटेड है रामेश्वरम कैफ़े, जहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था स्टूडेंट्स मार्च के मंथ के समय में। आप देखिए कि उसी केस के रिगार्डिंग में एनआईए जो हमारा 26/11 का जो इंसिडेंट है मुंबई के अंदर में 26/11 का जो इंसिडेंट है, उसी के बाद में एनआईए को क्रिएट किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या स्टूडेंट्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आउटसाइड इंडिया भी जो इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है वो दिया गया है? क्या आउटसाइड इंडिया किसी टेरिटरी के अंदर में टेररिज्म के रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है, या क्या ये जो पावर है एनआईए को दिया गया है या नहीं दिया गया? इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। अगर हम इस केस के बारे में डिस्कस करें तो रामेश्वरम कैफ़े है। रामेश्वरम वैसे कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर में है। रामेश्वरम जो प्लेस है वो तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहीं से ही रिलेटेड हैं, रामेश्वरम के एरिया से ही। तो आप देखिए कि जो एनआईए है, एनआईए के द्वारा चार्जशीट को फाइल किया गया है। पर्सन्स को यूएपीए जो एक्ट है, अनलॉफुल जो एक्टिविटी के रिगार्डिंग में यूएपीए एक्ट है, उसके अगेंस्ट में इनको चार्ज किया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन्स हैं आईएसआईएस का जो इंडिया के रिगार्डिंग में जो मॉड्यूल है उससे ये इंस्पायर हुआ करते थे। आप देखिएगा आईएसआईएस को एलिमिनेट तो कर दिया गया था यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। उसके जो हेड हैं अबू बकर अल बगदादी उसके हेड हुआ करते थे। उनको एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन काइला मेलूर के अंदर 2018 के समय मार दिया गया था। बट स्टिल उनका जो मॉड्यूल है वो रनिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। ऑनलाइन जो मीडियम है उनको इनके द्वारा यूज किया जाता है, और ऑनलाइन मीडियम को यूज करते हुए पर्सन्स को रेडिकलाइजेशन करने के रिगार्डिंग में ये आपको उनका जो वर्क है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में है, और आप देखिए कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारे एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में यहाँ पे मेंशन है। समग्र शिक्षा अभियान क्या है? आप देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और हमारा जो टीचर एजुकेशन है, इन तीनों को मर्ज करते हुए टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान नाम का एक इनिशिएटिव है वो चलाया गया था। स्टूडेंट, समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू जो फंड है उसी के थ्रू जो राइट टू एजुकेशन का जो स्कूल को जो कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आप देखिए कि 25% जो बच्चे हैं वो ऐसे रखने हैं जो पुअर फैमिलीज से बिलोंग किया करें, तो उनको आपको यहाँ पे स्टडी कराना है, स्कूल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास के अंदर जो 25% जो बच्चे हैं इनका जो फीस है, इनका जो कंसेशन है वो पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि एजुकेशन सब्जेक्ट अर्लियर फेज के अंदर स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको मेंस के रिगार्डिंग में भी डिबेट का देखने के लिए मिलेगा। क्या कंकरेंट लिस्ट के अंदर में जिस तरीके से एजुकेशन को ऐड किया गया है, क्या एजुकेशन के रिगार्डिंग में हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन का जो डिक्लाइन है उसके बिहाइंड में क्या है? यही एक रीजन है जिस तरीके से इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो डोमिनेशन है, क्या इसी वजह से इंक्रीज हुआ है? तो ऐसे काफ़ी कुछ रीजन्स हैं क्यों हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि स्कूल आप देखिए कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है जो बेसिक थिंग्स हैं, जैसे कि हेल्थ है। हेल्थ के अंदर भी जो हमारा जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनका जो नंबर्स है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्यों ऐसी जो बेसिक सर्विस है वो यहाँ पे जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको अवेलेबल नहीं है क्वालिटी के वे के अंदर में?
तो ये क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार आपको मेंस के रिगार्डिंग में भी ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा। फायर क्रैकर्स के पर्सपेक्टिव से है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 1 जनवरी तक आप देखिए कि फायर क्रैकर्स के ऊपर जो बैन है वो किया गया है। एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग में ये किया जाता है कि एयर पोल्यूशन का आप देखिए कि वन ऑफ द एक सोर्स है वो देखने के लिए मिलेगा, बट काफ़ी बार जो अपोजिशन का जो लीडर्स हुआ करते हैं उनके द्वारा वॉइस को रेज किया जाएगा कि मेन यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है वो स्टेबल बर्निंग की वजह से है। तो स्टूडेंट्स, फायर क्रैकर्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन है वो क्रिएट होता है। एयर पोल्यूशन के अलावा आप देखिए कि साउंड पोल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि ग्रीन क्रैकर्स हैं जिनको डेवलप किया गया था 2018 के समय में, पेट्रोलियम का जो एक्ट है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी उसको अप्रूवल दिया गया था। तो आप देखिए कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नागपुर के अंदर है। अब जो नॉर्मल जो क्रैकर्स हैं उनके अल्टरनेटिव के रूप से फायर क्रैकर्स को डेवलप किसके द्वारा किया गया? CSIR के द्वारा किया गया। और जो नीरी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, नीरी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा किया गया। ग्रीन क्रैकर्स क्या है? बेसिकली आप देखिए कि लेस पोल्यूशन है, लेस पोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रीन क्रैकर्स के नेम को अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि एक नेम है यहाँ पे श्वास है, एक नेम यहाँ पे सफल है, श्वास, सफल एंड स्टार आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 3 ग्रीन क्रैकर्स हैं जिनको कि QR कोड भी इसके ऊपर लगाया गया था, ऐसा कुछ वहाँ उस समय न्यूज़ के अंदर मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक माइनर जो विक्टिम है उनके रेप का जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के रिगार्डिंग में अलाउ किया गया है। 26 वीक्स का ये प्रेगनेंसी है। जब भी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग में न्यूज़ को मेंशन किया जाए तो आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। 1971 का एक्ट हुआ करता था, उसी को अमेंड करते हुए प्रेजेंट समय में जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या चेंजेस किए गए हैं? आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर जो डोमेन है, जो टाइम पीरियड है वो लेस हुआ करता था। 20 वीक्स तक वहाँ पे प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन है उसको बताया गया था। और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी के थ्रू वो डिसीजन है वो लिया जाता था। बट आप देखिए कि अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं वो बनाए गए हैं। एक 0 से 20 का टाइम पीरियड है जिसके अंदर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। 20 से 24 वीक का भी एक यहाँ पे ब्रैकेट है वो बनाया गया है टाइम पीरियड के अंदर में, कि अगर 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, 20 से 24 वीक का प्रेगनेंसी है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा उसको डील किया जाएगा। क्या स्टूडेंट्स, अबाउ देन 24 वीक का जो प्रेगनेंसी है उसको भी डील किया जा सकता है। तो आप देखिए कि जो मेडिकल जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो मेडिकल बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट के अंदर अगर कोई पर्सन है वो अप्रोच करता है, वो यहाँ पे माइनर पर्सन है, रेप विक्टिम है, इस तरीके से कोई, या आप देखिए कि जो प्रेगनेंसी की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस समय उनके द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा जो टर्मिनेशन है उसको अलाउ किया जा सकता है, जैसे कि इस केस के अंदर किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी केस के अंदर किया गया था मेडिकल जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है, आप देखिए कि जो MDR है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का जो केसेज है जो प्रेजेंट समय में आपको 75,000 के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। तो एडवांस यहाँ पे जो मेडिकल सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को एडवांस वे में करते हुए ड्रग रेजिस्टेंस का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में जो 4 ड्रग्स हैं उनको कंबाइन करते हुए एक ड्रग को डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू आप देखिए कि जो ड्रग रेजिस्टेंस पर्सन है उनको यहाँ पे डील किया जाएगा। इसके थ्रू स्टूडेंट्स क्या है कि जो यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पे कम हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी ये इम्प्रूव करेगा। और जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं उनको यहाँ पे डिक्लाइन किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो निक्षय मित्रा नाम का एक स्कीम है उसको चलाया गया था। निक्षय मित्रा नाम का एक स्कीम है उसको चलाया गया था, जिसका बेसिक मैंडेट यही था कि जो मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करना है। 2025 तक इंडिया का यहाँ पे जो टारगेट है कि जो TB फ्री इंडिया को स्टेटस है उसको अचीव करना है। 2030 का जो टारगेट है वो आपको वर्ल्ड के अंदर में देखने के लिए मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट के थ्रू में। हेल्थ सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारा जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कुछ सजेस्ट है वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ को।
तो आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनको यहाँ पे जो सजेस्ट है वो किया गया है बेसिकली जो ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। इन 3 सेक्टर्स के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट किए गए हैं। स्टूडेंट्स, जो रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट किए गए हैं हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में। एक तो रिकॉल यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि कोई भी आप देखिए कि जो गलत दवा है उसका स्प्रेड हो चुका है, बाद में उसका इम्पैक्ट है वो सामने आया है, तो एक रिकॉल का जो प्रोसीजर है उसको सेटअप किया जाए। सेकंड, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि अगर दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो उसको किस तरीके से स्टोर करके रखना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है उसको किस तरीके से स्टोर करके रखना है, किस तरीके से उसको यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब करना है, तो उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार आप देखिए कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे समर के समय में जो टेम्परेचर है वो 45 प्लस आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, स्पेशली सेंट्रल पार्ट से ऊपर आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में 40 प्लस या 45 प्लस टेम्परेचर हुआ करता है। तो एक नॉर्मल जो सोप है, जो नॉर्मल मेडिकल सोप है, उसके अंदर उसका जो स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी गलत है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में। तो उन सब के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। थर्ड, आप देखिए कि सिमिलर नेम का भी आपको दवाई है वो देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए सिमिलर नेम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, हर एक सेक्टर के अंदर है वो बेसिकली एक या दो नाम है या एक या दो जो अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, उनको चेंज कर दिया जाएगा। किसी भी ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसी के सिमिलर नेम, उसी का सिमिलर जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, बट क्वालिटी डिफरेंट है, उसका जो प्राइस है वो डिफरेंट रहेगा। जो पुअर पर्सनस हैं उनको यहाँ पे डील करने के रिगार्डिंग में, जो पुअर पर्सनस हैं उनको डील करने के रिगार्डिंग में इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग में सजेशन किया गया है, हमारे जो दिनेश ठाकुर सर हैं उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, इनकी काफ़ी सारी जो बुक हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में ये एक विसल ब्लोअर के रूप से वर्क किया करते हैं। इनके द्वारा काफ़ी कुछ समय समय पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो अनएथिकल प्रैक्टिस है उनके बारे में सजेस्ट किया गया है। दिनेश ठाकुर सर के अगर हम इस एडिटोरियल के ही बारे में और डिस्कस करें तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो सजेशंस यहाँ पे बताए गए हैं रिकॉल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और सिमिलर नेम का जो प्रोडक्ट है उनको किस तरीके से यहाँ पे डील करना है। आप देखिए कि ऑल 3 जो यहाँ पे सजेशंस हैं, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है 2012 के समय में, जो हमारा CDSCO नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसको सजेस्ट किया गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा 2012 के समय में। तो सिमिलर जो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं समय समय पे एग्जिस्टेंस के अंदर आई हैं। आप देखिए कि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से किया गया। सपोज कीजिए आप UPSC का ही तैयारी करते हो, ये न्यूज़पेपर का डिस्कशन हमने देखा, आपने ओरली वे में देख लिया, आपने कोई नोट्स इनकी नहीं बनाई, कुछ लिखा नहीं है, कुछ अपने से सर्च करके नहीं लिखा, अपना बुक से रेफ़र नहीं किया, तो क्या ये आपको याद रह पाएगा। तो वो बेसिकली डिस्कशन का पार्ट हुआ। एक आप सीरियस तो काफ़ी हो अपने प्रिपरेशन के अंदर में, बट आपने अगर प्रॉपर वे में अपना जो वर्क है, जो अपना एक्शंस है उसके अंदर में अपना जो एफिशिएंसी है उसको श्योर नहीं किया, तो आप देखिए कि रिजल्ट है वो बेटर वे में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें संस्कृत के बारे में है, आप देखिए एक सेंसस के बारे में भी था, ये तो संस्कृत लैंग्वेज के बारे में हुआ, एक सेंसस के बारे में भी था जो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। सेंसस के बारे का जो एडिटोरियल क्यों ऐड नहीं किया, कंटिन्यूएशन टॉपिक्स को हम डिस्कस किए हैं। इंडिया और अदर कंट्रीज़ के अंदर में किस तरीके से सेंसस कंडक्ट होता है, क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन है। और ऑलरेडी हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिजिटलाइजेशन है, जो डिजिटल वे में जो हमारा नेक्स्ट सेंसस है वो कंडक्ट किया जाएगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा ये सेंसस कंडक्ट होगा। कोविड-19 की वजह से डिले हुआ था। गवर्नमेंट के द्वारा या अपोजिशन का जो पार्टीज है उनके द्वारा समय समय पे डिमांड किया जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो यहाँ पे स्कीम्स है उसके अंदर पर्सनस का जो यहाँ पे एलिमिनेशन है वो हुआ है, स्कीम्स के अंदर उनको ऐड नहीं किया गया सेंसस के कंडक्ट समय पे ना होने की वजह से। संस्कृत के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 19 अगस्त का जो दिन है, 19 अगस्त का जो डे है वो संस्कृत का जो डे है उसके रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। इस लैंग्वेज का जो रिचनेस है, इसका एंटिक्विटी है या हमारे कल्चरल के अंदर में इसका जो आइडेंटिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड का, आप देखिए ओल्डेस्ट लैंग्वेज है।
लिटरेचर का जो ट्रेडिशन है वो आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हिंदुइज्म का ही जो लिटरेचर है उसके अंदर संस्कृत का मेंशन नहीं है, बुद्धिज्म के अंदर भी है, जैनिज्म के अंदर भी है। आप देखिए कि कल्चरल का जो रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल जो पर्सपेक्टिव है वो भी आपको इस लैंग्वेज का देखने के लिए मिलता है। अगर हम हमारे अदर जो एंशंट लिटरेचर्स के बारे में डिस्कस करें, अदर लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करें, तमिल है, पाली है, प्रकृत लैंग्वेज है, आंध्राज के वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था प्रकृत लैंग्वेज। आंध्रा मीन्स सातवाहना जो एम्पायर है। सातवाहना एम्पायर किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट? हाला के द्वारा। और फेमस जो किंग है वो कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी है। माँ का जो नाम है वो नाम के साथ ऐड किया जाता था, मीन्स मैट्रिलिनियल सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मदर का जो डोमिनेशन है या इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर में, हो सकता है डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर भी हो। तो सातवाहना डायनेस्टी के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी है वहाँ पे। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में इंडिया का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग में 40,000 जो पर्सनस है उनके द्वारा संस्कृत के जो वर्ड्स हैं उनको यूज किया जाता है, या संस्कृत का जो स्पीकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये संस्कृत के पर्सपेक्टिव से था, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से जो कुछ याद रखना है उसको हम याद रखते हैं यहाँ पे। और आप देखिए कि क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस है। 4 हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो सदर्न पार्ट से हैं। मलयालम फ्रॉम द केरला, तमिल फ्रॉम द तमिलनाडु, कन्नड़ फ्रॉम द कर्नाटका है, तेलुगु फ्रॉम द आप देखिए आंध्रा एंड तेलंगाना का जो पार्ट है वहाँ से तेलुगु है। तो ये 4 तो क्लासिकल लैंग्वेज सदर्न पार्ट का है, एक ईस्टर्न पार्ट के अंदर उड़ीसा का है, और आप देखिए कि संस्कृत लैंग्वेज है। तो टोटल 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों का जो डेथ है उसके बारे में, माल न्यूट्रिशन का क्या यहाँ पे लिंकेज है, उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर में 0.7 मिलियन पर्सनस हैं जो अंडर 5 है, उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। चिल्ड्रंस का जो डेथ है 0.7 मिलियन है। 0.7 मिलियन जो बच्चे हैं जो कि अंडर 5 हैं, उनका आपको जो डेथ है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आप देखिए कि 0.7 के अंदर में जो 0.5 बच्चे हैं वो चिल्ड्रंस इस तरीके से हैं जो कि आपको चिल्ड्रन या मैटरनल जो माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट है या जो डेथ है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमेशा चिल्ड्रन का ही जो माल न्यूट्रिशन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेथ के रिगार्डिंग में। काफ़ी बार मदर का भी जो माल न्यूट्रिशन है वो आपको डेथ के रिगार्डिंग में जो एक रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्यों ऐसा देखने के लिए मिलता है? आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो 50% जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका आपको अंडर वेट आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना ब्लड का जो प्रेजेंस होना चाहिए बॉडी के अंदर में, एनीमिया का जो उनको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, आयरन का जो डेफिशिएंसी है वो भी एक रीजन है। तो उन सभी का जो इम्पैक्ट है वो चिल्ड्रन के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलता है। अंडर एज जो बच्चे हैं, काफ़ी कम एज के अंदर में आप देखिए कि जो शादी होना वो भी एक रीजन है। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजन्स हैं जिसका इम्पैक्ट चिल्ड्रन के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जिसके अंदर में आप देखिए कि 0.7 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ होता है। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 4.7 टोटल आपको जो डेथ है वर्ल्ड के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं चिल्ड्रंस का। 4.7 जो मिलियन है, जिसमें से आप देखिए कि 2.4 मिलियन है जो कि बेसिकली आपको माल न्यूट्रिशन की वजह से देखने के लिए मिलती हैं कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो सही नहीं है। सितंबर का मंथ है, जब भी न्यूट्रिशन के बारे में बात हो तो पोषण माह के रूप से भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि न्यूट्रिशनल जो मंथ है उसके रूप से भी गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पब्लिश की जाती हैं सितंबर के मंथ के अंदर में। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्टंटिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एज के साथ में जो हाइट है उसका इंक्रीज ना होना। और वेस्टिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टू मच ओबेसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है चिल्ड्रंस के अंदर में। क्या रीजन है इसके बिहाइंड में? बहुत सारे रीजन हैं। आप देखिए, एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो हाउस होल्ड है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ करते थे, बट न्यूक्लियराइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है, माइग्रेशन इंक्रीज हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन एक रीजन है। अर्बनाइजेशन के अंदर में प्रॉपर अर्बनाइजेशन नहीं है। सपोज कीजिए कोई अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया के साइड में किसी के यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, उसी के द्वारा यहाँ पे कॉलोनी है वो बना दिया जाएगा अपने उनके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि कॉलोनी के अंदर पार्क है वो नहीं रहेगा, पार्क नहीं रहेगा तो बच्चों के खेलने का जगह नहीं रहेगा, तो उस वजह से भी आपको
ओबेसिटी है, जो लाइफ स्टाइल है, पैकेज जो फूड है, ये काफ़ी ऐसे रीजन्स। तो माल न्यूट्रिशन का जो सिचुएशन है उसको बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रोड सेफ्टी के बारे में है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है 1.5 लाख जो बच्चे जो पर्सनस है उनका डेथ होता है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में। ब्रिसेलिया डिक्लेरेशन है। रोड सेफ्टी का इश्यू क्यों है इंडिया के अंदर में? क्वालिटी ऑफ रोड ना होना, ट्रैफिक रूल्स को ना समझना लोगों के द्वारा, और जो पेडिस्ट्रियन जो पर्सनस हैं उनकी रिगार्डिंग में एक प्रॉपर लाइन है वो नहीं होना। अगर लाइन है भी तो लोगों को पता नहीं है कि पेडेस्ट्रियन जो पर्सन है, मोटरसाइकिल से जो पर्सनस हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, उसके उन व्हीकल्स के ऊपर जो पर्सनस हैं, कि उनका एक सेपरेट लाइन हुआ करता है। उस लाइन के अंदर में जो कार्स हैं वो नहीं चलनी चाहिए। तो आप देखिए कि रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उसका भी प्रॉपर यहाँ पे जानकारी ना होना एक कुछ रीजन्स हैं। तो ये रोड सेफ्टी के बारे में था, काफ़ी कुछ चैलेंज है। रोड का जो क्वालिटी है वो भी एक चैलेंज है। रोड के अंदर गड्ढे हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, और बैलेंस बिगड़ेगा उस समय में कोलिजन एक्सीडेंट्स है। ये आपको हर एक एरिया में, नॉर्दर्न पार्ट से लेकर सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट से लेकर वेस्टर्न पार्ट तक मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर रोड सेफ्टी इंडिया के अंदर एक इश्यू है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो वर्सन कंडीशन है, जो डिफ़िकल्ट कंडीशन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है जैसे ही आप टाउन एरिया के अंदर एंटर करते हो। वहाँ पे एक रोड है जिसके दोनों साइड से जो लोग हैं वो चला करते हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो रोड सेफ्टी के बारे में था। व्हाट इज डिक्लेरेशन रिलेटेड टू द, कौन सा डिक्लेरेशन है रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में? तो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन आपको याद होना चाहिए कि ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है। डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीट के ऑफिसर्स के बारे में है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ग्रामीण कृषि जो मौसम सेवा नाम का एक पोस्ट है वो हुआ करता था 2018 के समय में। तो उसी के बारे में डिस्कस है कि उसको अब फिर से रिवाइव किया जाए, जिससे कि जो मौसम का जो जानकारी है रूरल एरिया के अंदर में हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाए, जिससे कि ग्रामीण एरिया के अंदर में जो मौसम का जो जानकारी है वो पहुँचाया जा सके, जो फार्मर्स को यहाँ पे सपोर्ट करे उनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में। ब्रिक्स का आप देखिए कि NSA जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनका जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे जो अजीत डोवाल सर है वो वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। वहाँ पे आप देखिए कि चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट हैं, चाइनीज़ जो मिनिस्टर हैं, उनसे भी डिस्कस किया जाएगा। काफ़ी और भी मैटर्स हैं उनसे डिस्कस किया जाएगा, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन था। इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में है। उनके जो यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया। आप देखिए कि इंडिया और UAE के काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर में आपको जो एग्रीमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। चाहे अगर हम बात करें जो रिफाइनरी का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में भी आपको एग्रीमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया और UAE की आप देखिए कि FDI की रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स का रोल प्ले करता है इंडिया के एक्सपोर्ट के भी पर्सपेक्टिव से। तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ एंटी सबमरीन्स के बारे में है, कुछ वॉरफेयर्स हैं जिनको कि इंडियन नेवी के अंदर लॉन्च किया गया है। कोचिंग का जो शिपयार्ड है उसके रिगार्डिंग में। एमपॉक्स का जो आप देखिए कि डिफरेंट वेरिएंट है, उसका जो केस है वो सामने आया है। WHO के द्वारा एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप से डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के द्वारा जो यूक्रेन के वहाँ पे एक विलेज है उसको कैप्चर किया गया है। कंटिन्यूस कैप्चर एंड डिकैप्चर का जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलेगा। वेल्स का जो प्रिंसेस है उनके द्वारा आप देखिए कि अब अपना वर्क को कैरी आउट किया जाएगा, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नाइजीरिया के बारे में है, कुछ वहाँ पे टैंकर के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। नाइजीरिया, सूडान, कोंगो, युगांडा, रवांडा, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कंटिन्यूस आपको न्यूज़ के अंदर रहेंगे। लोकेशंस आप समय समय पे बार बार देखिए जिससे कि आपको याद रह सके वो कहाँ पे सिचुएटेड है। अफ्रीका के कंट्रीज आपको कंटिन्यूस पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वियतनाम के बारे में है। वियतनाम के अंदर ब्रिज का जो कोलैप्स का जो केस है वो सामने आया है। और आप देखिए कि वियतनाम का लोकेशन भी आप देख लेना, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो न्यूज़ के अंदर भी हैं। इजराइल के द्वारा सीरिया के ऊपर अटैक किया गया है। अब आपको इजराइल और सीरिया का जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। यहाँ पे है स्टूडेंट्स, क्या है, गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन है, लेबनान है। यहाँ पे आपको सीरिया देखने के लिए मिलेगा। ये आप देखिए कम्प्लीटली पार्ट जॉर्डन का है। और सदर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे साइनाई पेनिनसुला है जो किसका पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर है मेडिटेरियन सी। स्टूडेंट्स
जो सीरिया है, सीरिया का ही एक पार्ट है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया गया था इजराइल के द्वारा 1967 का जो 6 डे वॉर है उस समय में। और उसको आप देखिए कि अभी भी उसके कैप्चर के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सी ऑफ गैलीली है, उसके बारे में आप देखना उसका लोकेशन। गोलन हाइट्स का जो लोकेशन है वो भी आप देखना एक बार अपने एटलास के अंदर में कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है। इजराइल का जो रेट्स हैं उसकी वजह से आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर में जो सिचुएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। यूएन के जो राइट चीफ हैं उनके द्वारा कहा गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, यूएन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसका जो आपको इस्टेब्लिशमेंट कब देखने के लिए मिलेगा। यूएनएचआरसी का जो इस्टेब्लिशमेंट है आप देखिए कि 2006 के समय किया गया था। 47 इसके अंदर मेंबर हुआ करते हैं। 3 ईयर का मेंबरशिप मिलेगा। कुछ रीजन्स के अंदर जो मेंबरशिप है उसको डिवाइड भी किया गया है। और आप देखिए कि 3 साल का मेंबरशिप है, कंटिन्यूस आप 2 टाइम के लिए मेंबर बन सकते हो। तीसरी बार अगर आपको मेंबर बनना है तो बीच में एक टर्म का जो गैप है वो आपको देना होगा। अफगानिस्तान का अब जो एरिया है वहाँ पे अफगानिस्तान का जो तालिबान है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज का जो क्लैश है वो सामने आया है, तो उसके बारे में है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है वो भी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से न्यूज़ के अंदर में था। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ईरान का जो रोल है बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई के रिगार्डिंग ईरान का जो रोल है रसिया को, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि ऐसे ही एक इराक के ऊपर जो एलिगेशंस है वो भी लगाए गए थे कभी 2003 के समय में कि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। WMD का जो एलिगेशंस है वो कभी लगे थे इराक के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेन के जो PM हैं उनके द्वारा जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं, चाइनीज़ जो पॉलिटिकल पर्सनस हैं उनसे मीटिंग किया जाएगा ट्रेड का जो फेयर पर्सपेक्टिव है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि स्पेन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, स्पेन का जो कैटलोनिया का जो रीजन है जिसमें 2017 के अंदर एक अलग नेशन का जो डिमांड है, ऑटोनॉमी का जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कैटलोनिया रीजन के बारे में एक बार ज़रूर से देखना उसका लोकेशन, स्पेन का जो कैटलोनिया रीजन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि जो स्पेन एंड पुर्तगाल हैं ये बेसिकली जो आइबेरियन जो पेनिनसुला है उसके ये पार्ट हैं। ये आपको मोरक्को का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है वो निकलता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। जिब्राल्टर स्ट्रेट के ऊपर भी क्लेम किया जाता है, कभी यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कहा जाएगा कि ये हमारे अंडर में है। तो आप देखिए कि जिब्राल्टर स्टेट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा पेनिनसुला है, वहाँ पे आपको आइबेरियन पेनिनसुला देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे पोर्तुगीज एंड जेट स्पेन है वो सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।